पाल वंश हमारे हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो इसके लिए हमें इसका नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ओरिजिन ऑफ द पाल वंश, तो पाल वंश क्या है और ये किस तरह से हमारे एग्जाम में आता है और इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, इसके राजा कौन थे, प्रथम राजा, अंतिम राजा, इसकी हिस्ट्री के बारे में आज हम पढ़ते हैं क्योंकि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पाल वंश। मध्यकालीन भारत के इतिहास में पाल साम्राज्य एक महत्वपूर्ण शासन था। पाल वंश ने पूर्वी भारत में कई वर्षों यानी 750 से 1144 तक शासन किया। पाल वंश की उत्पत्ति के संबंध में कुछ प्रलेख सूचनाएं प्राप्त हुई जिनसे उनके सूर्यवंशी होने की जानकारी मिलती है, किंतु संध्याकार नदी द्वारा रचित ग्रंथ राम पालचरित में पाल शासकों के समुद्र देव की संतान बताया गया है। अतः यह कहा जा सकता है कि पाल वंश की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, यानी इससे कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम में नहीं आएगा। ये इम्पोर्टेंट है कि इतिहास, जैसे कि हमने आपको पिछली पोस्ट में बताया था कि गौड़ नरेश शशांक के बारे में। गौड़ नरेश शशांक एक कट्टर हिंदू शासक था वह बौद्ध धर्म का विरोधी था। शशांक जो था वो गुप्त शासक महासेन गुप्त की सेनापति था। उसी ने बौद्ध वृक्ष को कटवाकर गंगा में फिकवाया था। शशांक ने ही मालव नरेश देवगुप्त के साथ मिलकर हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन तथा बहन राजश्री के पति ग्रहवर्धन कन्नौज के मौखरी राजा थे जो की हत्या कर दी थी। इसके बाद हर्षवर्धन मगध का साम्राज्य बना और शशांक बंगाल भाग गया था। शशांक ने पूर्वी बंगाल पर अधिकार कर लिया और यहाँ उसने गौड़ वंश की स्थापना की। किसने? शशांक ने, यानी शशांक गौड़ वंश का संस्थापक कौन था? शशांक था। तो अगला है कि हर्षवर्धन ने गौड़ नरेश शशांक की हत्या कर बंगाल पर अधिकार कर लिया। किसने? हर्षवर्धन ने। लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात बंगाल का कोई वारिस नहीं रहा। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात बंगाल में अव्यवस्था और अराजकता फैल गई। अराजकता और अव्यवस्था की यह स्थिति लगभग एक शताब्दी तक बनी रही। यहाँ पर मत्स्य न्याय प्रणाली शुरू हो गई। बंगाल का कोई उत्तराधिकारी न देख कश्मीर, कन्नौज, कामरूप व उत्तर भारत के अन्य शासकों के यहाँ आक्रमण शुरू हो गए। इस अशांति के अवस्था से परेशान होकर बंगाल के सरदारों व जनता के विद्रोह कर दिया और एक बहुत ही सुयोग्य व्यक्ति गोपाल, याद रखना कौन, गोपाल को अपना राजा नियुक्त कर लिया। अब हमारा यहाँ से मेन फिल्म स्टार्ट होती है। गोपाल नाम बड़ा अच्छा पड़ा है। गोपाल 750 ईस्वी से 770 तक इनका वंश चलता है। यानी बंगाल की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से गोपाल को अपना शासक नियुक्त किया। गोपाल को पाल वंश का संस्थापक कहा जाता है। 1 नंबर का प्रश्न कि पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो कौन था वो? गोपाल। दिमाग में अच्छी तरह फिट हो जाना चाहिए कि पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। गोपाल ने शुरुआती 5 वर्षों में ही अपने राज्य की सीमाएं को हिमालय से समुद्र तट तक पहुंचा दिया और संपूर्ण बंगाल में शांति व्यवस्था स्थापित कर ली। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था तथा वह सभी धर्मों का सम्मान करता था। गोपाल शिक्षा प्रेमी था। उसने नालंदा के निकट में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। अदंतपुरी में ही उसने एक बौद्ध मठ भी बनवाया था। ठीक है, अगला देखते हैं। अपने शासन के अंतिम दिनों में उसने अपनी उत्पत्ति को सूर्य वंश का समुद्र से जोड़ा था।
हालांकि गोपाल शासन के बारे में कोई अधिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, तथापि प्राप्त जानकारी के आधार पर यह कहा जा सकता है उसने अपने साम्राज्य में फैली अराजकता और अशांति को दूर कर एक सुव्यवस्थित साम्राज्य बनाया और भविष्य में बंगाल की शांति का विकास की राह बना दी। गोपाल ने 770 ईस्वी तक शासन किया। तत्पश्चात उसका पुत्र धर्मपाल, याद रखना धर्मपाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गोपाल का लड़के का नाम था धर्मपाल, को गद्दी पे बैठा दिया उसने। धर्मपाल आया 770 से 810 के बीच में ये रहेंगे। अब देखो धर्मपाल के बारे में पढ़ते हैं। अपने पिता गोपाल के पश्चात 770 ईस्वी में धर्मपाल को बंगाल का शासक बना दिया। धर्मपाल ने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट शासक आपस में संघर्षते रहते थे। देखो संघर्ष परित थे। कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष का सबसे बड़ा कारण था इसका गंगा किनारे बसा होना तथा व्यापारी, सामरिक व आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होना। इस समय अब पाटलिपुत्र की जगह कन्नौज का महत्व बढ़ गया था। हर्षवर्धन के पश्चात लगभग 730 में कन्नौज पर क्या लिखा है, यशोवर्मन ने अधिकार कर लिया था। इसके बाद वर्जा युद्ध, इंद्र युद्ध तथा चक्रयुद्ध नामक शासकों ने कन्नौज पर शासन किया, लेकिन ये शासक अयोग्य साबित हुए। इसी स्थिति का लाभ उठाने के लिए प्रतिहार, पाल व राष्ट्रकूट शासकों के मध्य कन्नौज पर अधिकार करने के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है। यह संघर्ष निरंतर तीनों राज्यों के मध्य चलता रहता है। फिर क्या है कि हालांकि इस संघर्ष में प्रतिहार वंशीय शासक नागभट्ट द्वितीय और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के हाथों धर्मपाल को पराजित होना पड़ता। एक नंबर का प्रश्न कि धर्मपाल को पराजित किसने किया था, तो यहाँ पे प्रतिहार वंशीय शासक नागभट्ट द्वितीय तथा राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के हाथों धर्मपाल को पराजित होना पड़ता है। धर्मपाल ने इंद्र युद्ध को पराजित कर चक्र युद्ध को कन्नौज की गद्दी पर बैठाया। अब धर्मपाल ने इंद्र युद्ध को पराजित कर दिया और चक्र युद्ध को कन्नौज की गद्दी पर बैठाया। धर्मपाल ने बिहार के भागलपुर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। एक नंबर का प्रश्न कि विश्वविद्यालय की स्थापना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी, तो ये करवाई थी धर्मपाल ने। किसने करवाई थी? धर्मपाल ने। एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। उसने विक्रमशिला व सोमपुर बौद्ध विहार का भी निर्माण करवाया। 11वीं शताब्दी में गुजराती कवि शोडुल ने उदय सुंदरी कथा में धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी कहा है। प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र धर्मपाल के राज दरबार में निवास करते थे। धर्मपाल ने कुल 40 वर्षों तक शासन किया। धर्मपाल के पश्चात उसका पुत्र देवपाल पाल वंश की गद्दी पर बैठा। देवपाल। अब देखते हैं देवपाल के बारे में। देवपाल ये 810 से 850, ये किसका लड़का है? धर्मपाल का। देवपाल ने अपने पिता की साम्राज्य विस्तार की नीति का अनुसरण किया। उसने प्रागज्योतिषपुर, नेपाल व उड़ीसा तक अपनी सीमाओं का विस्तार कर लिया था। दक्षिण में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उसके मैत्रीपूर्ण संबंध थे। जावा, सुमात्रा के शैलेंद्र वंशीय शासक वालपुत्र देव ने देवपाल के दरबार में अपना एक दूत भेजकर नालंदा में बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी। देवपाल ने मठ बनाने की अनुमति दी, साथ ही इन मठों के संरक्षण के लिए 5 गांव दान में दे दिए।
देवपाल ने कुल 40 वर्षों तक शासन किया अपने पिता की तरह, और देवपाल के बाद पाल वंश की स्थिति कमज़ोर पड़ने लगी। लेकिन 988 में पाल वंश की जड़ें पुनः विस्फोटित हुई, और जब महिपाल ने पाल वंश की गद्दी संभाली। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सूरपाल या फिर महिपाल है महेंद्रपाल। अब महेंद्रपाल आते हैं 850 से 854, और विग्रहपाल इन लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए थे, और इसलिए इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है। और नारायणपाल 855 से 908। हालांकि नारायणपाल के बारे में ज़्यादा कुछ ज्ञात नहीं होता है, यह तथापि प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि नारायणपाल अपने शासनकाल का शक्तिशाली राजा था। उसके शासनकाल की शुरुआत में बंगाल के कुछ क्षेत्रों पर अल्पकाल के लिए अनेक स्थानीय गुटों ने अधिकार कर लिया, और ऐसा माना जाता है कि नारायणपाल ने शैव धर्म पाल अपना लिया। उसने अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में 1000 शिव मंदिर का निर्माण करवाया तथा शैव सन्यासियों को अपने राज्य में आमंत्रित किया। इन मंदिरों के प्रबंधन के लिए उसने अनेक गांव शैव आचार्य को दान दिए। नारायणपाल ने कुछ समय के लिए मगध पर भी अधिकार कर लिया, परंतु बाद में यह राज्य प्रतिहार शासक के अधीन हो गया। अब राज्यपाल, उसके बाद आते हैं राज्यपाल, फिर गोपाल द्वितीय, विग्रह द्वितीय आते हैं, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो। फिर यहाँ पे लिखा है देखो इसके बाद क्या होता है कि सत्ता को लेकर गृह युद्ध होते रहते हैं, और धीरे धीरे पाल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर जाता रहता है। और पाल वंश के लेकिन महिपाल के शासक बनते ही पाल साम्राज्य पुनः जीवित हो उठता है। महिपाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए लोगों ने महिपाल नाम रखा। लो आपने सुना होगा नाम। महिपाल को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। 1 नंबर का प्रश्न, पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है? तो महिपाल को कहा जाता है। उसने समस्त बंगाल व मगध पर अपना आधिपत्य कर लिया। किसने कर लिया? महिपाल ने। ऐसा माना जाता है कि महेंद्रपाल का साम्राज्य पूर्व में बिहार और पश्चिम सीमा तक, पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था। प्रतापगढ़ अभिलेख में यह उल्लेख मिलता है कि उज्जैन में भी महिपाल के शासन के अंतर्गत आता था। और ये भी माना जाता है कि दिल्ली से प्राप्त विनायक पाल देव के अभिलेख 999 से यह जानकारी मिलती है कि गुना जिले का क्षेत्र विनायक पाल यानी महिपाल, विनायक पाल ही महिपाल होता है, याद रखना, के शासन में था। धर्मपाल के बाद महिपाल एकमात्र ऐसा पाल शासक था जिसने समस्त पाल साम्राज्य को एकता के सूत्र में बांध दिया और अपने साम्राज्य की सीमाओं को पुनः विस्तार कर लिया। हालांकि चोल वंशी शासक राजेंद्र चोल के हाथों उसे पराजय का सामना करना पड़ा। उसने धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब आते हैं नयपाल। ऐसा माना जाता है कि पाल नरेश नयपाल चेदी नरेश लक्ष्मीकरण के मध्य संघर्ष हुआ। कुछ समय बाद दोनों के मध्य संधि होती है और यह युद्ध समाप्त हो जाता है। नयपाल के लगभग 20 वर्षों तक पाल साम्राज्य की बागडोर संभाली और नयपाल के पश्चात उसका पुत्र विग्रहपाल द्वितीय पाल शासक बनता है। फिर आते हैं विग्रहपाल तृतीय, फिर महिपाल द्वितीय। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। सूर्य द्वितीय आते हैं, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं रामपाल आते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। क्या लिखे कि रामपाल ने सामंतों की मदद से सूरपाल द्वितीय को पराजित कर सिंहासन पर कब्जा कर लिया और रामपाल ने पाल साम्राज्य को कुशल नेतृत्व प्रदान किया। उसने केवर्त कबीलों को भी पराजित किया। रामपाल ने असम, उत्तरी बंगाल तथा आसपास के छोटे बड़े राज्यों पर विजय प्राप्त की। रामपाल ने कलिंग पर आक्रमण किया। उसने अपनी विजय के उपलक्ष्य पर रामवती नामक एक नगर भी बसाया। संध्याकार नदी की रचना रामपाल चरित में पाल सम्राट रामपाल के जीवन चरित्र पर वर्णन किया गया है। ठीक है, लगभग 1030 में रामपाल की मृत्यु हो जाती है और 1030 में रामपाल का पुत्र कुमारपाल पाल वंश की गद्दी संभालता है। कुमारपाल आ जाते हैं भाई साहब। कुमारपाल की मृत्यु के पश्चात पाल साम्राज्य की पतन की ओर और फिर बढ़ता जाता है। फिर कुमारपाल ने 10 वर्ष तक शासन किया और कोई उपलब्धि हासिल नहीं की थी इसने, और असम भी इसके हाथों से निकल गया। अब
तृतीय आ जाते हैं, ये भी कुछ नहीं कर पाते हैं, जो नहीं कर पाते उनके बारे में पढ़ना ही नहीं है। फिर लास्ट में आते हैं गोविंद पाल। कौन आते हैं? गोविंद पाल। ये भाई साहब बहुत इम्पोर्टेंट है। गोविंद पाल आते हैं 1162 से इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है और 1174 तक चलते हैं। देखो, मदन पाल की मृत्यु के बाद गोविंद पाल पाल वंश का अंतिम शासक था। याद रखना, अंतिम शासक कौन था? गोविंद पाल। विग्रह पाल तृतीय के बाद उसका तीनों पुत्र गद्दी को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते थे। इस गृह युद्ध का लाभ उठाकर पूर्व बंगाल का उत्तरी बंगाल के सामंत स्वतंत्र हो जाते हैं। गोविंद पाल के समय तक आते आते पाल साम्राज्य की सीमा मतलब बहुत ज़्यादा लिमिट हो जाती है, उसकी सीमित हो जाती है और गोविंद पाल का राज्य सेन हड़प लिया जाता है। ठीक है, और पाल नरेश गोविंद पाल नाम मात्र का शासक रह जाता है और बाद में जो पाल वंश है वो धीरे धीरे क्षीण होती जाती है और 1174 में पाल वंश का पतन हो जाता है और गोविंद पाल को पाल वंश का अंतिम शासक कहा जाता है। भाई साहब, 1 नंबर का प्रश्न है ये कि गोविंद पाल को पाल वंश का अंतिम शासक कहा जाता है। किसे? गोविंद। नाम बहुत अच्छा पड़ा है। गोविंद पाल अंतिम पाल शासक। ठीक है, याद रखना। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि पाल नरेश गोविंद पाल ये क्या है? अंतिम राजा पाल वंश के हैं। 1174 में इनका पतन हो गया। ठीक है, धन्यवाद।